वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम करने जा रहे हैं अध्याय 16 यानी चैप्टर 16, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक यानी नेचुरल शब्द का क्या अर्थ है, संसाधन यानी रिसोर्सेज शब्द का क्या अर्थ है, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट शब्द का क्या अर्थ। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे प्राकृतिक शब्द। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा दिया गया, नेचर द्वारा दिया गया, गिवन बाय नेचर। ठीक है, यानी मानव ने नहीं बनाया है, वे सब चीजें जो कि प्रकृति ने, नेचर ने अपने आप दी है, स्वयं दी है, मानव ने नहीं बनाई है, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक या नेचुरल। ठीक है, अब अगर बात करें संसाधन शब्द की, तो संसाधन शब्द या रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी काम की चीज। देखिए इस शब्द को देखें, संसाधन, ऐसा कोई भी साधन जो किसी काम का हो, यानी कोई भी काम की चीज हो उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, उसको हम संसाधन बोलते हैं। बेकार की चीज को हम संसाधन नहीं बोलते हैं। कोई भी चीज जब काम की होती है तभी उसको संसाधन कहा जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन शब्द का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ प्रकृति द्वारा दी गई ऐसी काम की चीजें जिनका कि हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है, प्रकृति द्वारा दी गई उपयोगी चीजें, नेचर द्वारा दी गई यूजफुल चीजें, यूजफुल थिंग्स, उपयोगी चीजें, ये प्राकृतिक संसाधन। अब बात आई प्रबंधन शब्द की, मैनेजमेंट शब्द की। प्रबंधन या मैनेजमेंट शब्द का मतलब होता है देख रेख करना, देख रेख करना।
प्रबंधन शब्द के अंदर, मैनेजमेंट शब्द के अंदर बहुत सारे कार्य आते हैं, बहुत सारे काम आते हैं। यह अकेला शब्द बहुत सारे कामों को शामिल करता है और सामान्य भाषा में हम कहें तो उसका मतलब हुआ देख रेख करना। प्रबंधन का मूल जो मकसद होता है वो होता है समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। समुचित उपयोग, प्रॉपर यूज, किसी भी चीज का प्रॉपर यूज हो सके, इस बात को निश्चित करने के लिए प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट शब्द का अर्थ क्या हुआ? समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, प्रॉपर यूज सुनिश्चित करने के लिए के उद्देश्य से देख रेख करना, वो कहलाता है प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन शब्द का क्या अर्थ हुआ कि प्रकृति में पाए जाने वाले जितनी भी काम की चीजें हैं उनका समुचित उपयोग की दृष्टि से देख रेख करना, उनका समुचित उपयोग हो सके इस दृष्टि से उन सभी संसाधनों की देख रेख करना, यह है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन या मैनेजमेंट। अब यहां पे हम देखें प्राकृतिक संसाधन है कौन कौन से। देखिए, प्रकृति में करोड़ों तरह के प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। प्रकृति ने हमें बहुत तरह की उपयोगी चीजें दी हैं। यहां इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय में हम जिन चीजों की जिक्र करेंगे वो है नंबर 1, वन और वन्य जीव। वन व वन्य जीव, वन्य जीव। वन यानी फॉरेस्ट, वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ। ठीक, वन और वन्य जीव या वन्य जीवन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। दूसरी चीज की हम चर्चा करेंगे वो है जल, वाटर। पानी भी एक बहुमूल्य चीज है, अमूल्य चीज जो कि प्रकृति ने हमें दी है। वाटर या जल, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है और हमारे जीवन के लिए बेहद उपयोगी है, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तीसरी चीज की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला व पेट्रोलियम। कोयला व पेट्रोलियम, ठीक है। इसको हम जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन, फोसाइल फ्यूल। जीवाश्मी ईंधन को अंग्रेजी में बोलते हैं फोसाइल फ्यूल। ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे कोयला यानी कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जिनको हम बोलते हैं जीवाश्मीय ईंधन या फोसाइल फ्यूल। ठीक है। ये फोसाइल फ्यूल या जीवाश्मी ईंधन क्या करता है? हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जितने भी कामों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं ये जीवाश्मीय ईंधन, फोसाइल फ्यूल, जिनको कोयला व पेट्रोलियम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। चौथी हम चर्चा करेंगे पर्यावरण पर, पर्यावरण, एनवायरमेंट पर। पर्यावरण या एनवायरमेंट जो है ये भी अपने आप में एक संसाधन है, बहुत उपयोगी है हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए। ठीक है। तो ये तो बात हुई कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जो शब्द है इसका अर्थ क्या है और इस चैप्टर में हम कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल उठता है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आखिर आवश्यकता क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख की या विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता आखिर क्या है? क्यों प्राकृतिक संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए? क्यों प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का हमें मैनेजमेंट करना चाहिए? इसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है? देखिए, इसके कुछ कारण हैं।
इसकी आवश्यकता क्या है? सबसे पहली जो इसका जो कारण है आवश्यकता का, पहली आवश्यकता तो ये है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, ये असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड हैं, सीमित हैं, इनकी मात्रा सीमित है। चाहे से हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन की बात करें, वो अनलिमिटेड रूप से मौजूद नहीं है, सिवाय एक के, सौर ऊर्जा। अनलिमिटेड ये भी नहीं है, लेकिन काफी हद तक इसको अनलिमिटेड कहा जा सकता है, असीमित कहा जा सकता है। तो पहली जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि प्राकृतिक संसाधन जो है, इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। मात्रा सीमित, मात्रा सीमित होने के कारण क्या है, हमें इन प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना जरूरी हो गया है कि कम से कम संसाधन खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, ज्यादा लंबे समय तक ये संसाधन हमारे चल सके। क्योंकि एक न एक दिन तो इन संसाधनों को खत्म होना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये संसाधन ज्यादा से ज्यादा समय तक चले, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका लाभ मानव को मिल सके। ठीक, तो पहला कारण हो गया कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है, ये असीमित नहीं है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि विभिन्न कारणों से, तरह तरह के कई कारण हैं, कई कारणों से देश की या संसार की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण क्या है? कारण बहुत से हैं, लेकिन कुछ कारण मैं बता देता हूं आपको कि पहला कारण तो यह है कि जन्म दर ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है कि प्राचीन काल की बजाय वर्तमान समय में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, इलाज की जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, उनमें सुधार हुआ है, वो बढ़ी हैं। और उनके बढ़ने की वजह से क्या हुआ, लोगों का जो जीवन काल था वो बढ़ गया है। ठीक है, अब जीवन काल बढ़ने के कारण जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो जनसंख्या में जब तीव्र वृद्धि हो रही है तो इससे क्या हुआ, संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है लगातार, हर तरह के संसाधन की खपत बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। और जब खपत बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो यह आवश्यक है कि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की, यानी उनके विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने की जो दूसरी कारण है, दूसरी आवश्यकता है, वो इसलिए है क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिससे संसाधनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि संसाधनों का इस तरह से बेहतरीन उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए कि ये संसाधन पूरी जनसंख्या को समान रूप से वितरित भी हो सके और लंबे समय तक ये चलते रहे, इनका वेस्टेज ना हो। ठीक है, तीसरी अगर बात करें प्रबंधन की कि क्यों आवश्यकता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं ये स्वयं भी प्रदूषित हो सकते हैं और प्रदूषण फैला भी सकते हैं। उदाहरण के लिए जल और वायु ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका जो प्रदूषित हो रहे हैं लगातार मानव के विभिन्न तरह के कार्यों से। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से
प्राकृतिक संसाधन जो हैं ये प्रदूषण को बढ़ा भी रहे हैं। खुद प्रदूषित तो हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो प्रदूषण को बढ़ा भी रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम माने पेट्रोलियम और कोयले को। कोयला या पेट्रोलियम को जब हम जलाते हैं, उसका जब दहन करते हैं, उसको जब बर्न करते हैं, तो क्या होता है? जहरीली गैसें निकलती हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है। जल के अंदर विभिन्न तरह की जो गंदगियां हैं वो हम लोग डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। ठीक है। तो कुल मिला के प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषण पॉल्यूशन मुक्त, पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ठीक है। प्रदूषण मुक्त करने हेतु, प्रदूषण मुक्त रखने हेतु या करने हेतु। ठीक है। चौथी बात अगर हम देखें कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो वातावरण स्वयं भी प्रदूषित नहीं हो और वो वातावरण को भी प्रदूषित ना करे। यहाँ प्रदूषण मुक्त की जो बात हमने की कि उसमें ये था कि प्राकृतिक संसाधन स्वयं प्रदूषित ना हो, जैसे जल प्रदूषित नहीं हो, वायु प्रदूषित ना हो, इस तरह के उपाय करना। ठीक है। अब जब हम चौथे नंबर पर जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के कारण वातावरण प्रदूषित ना हो, वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने, प्रदूषण मुक्त रखने, मुक्त रखने, इसके लिए प्रबंधन की आवश्यकता है। एनवायरमेंट को प्रदूषण फ्री रखा जाए, पॉल्यूशन फ्री रखा जाए। ठीक है। तो एक तो बात हो गई वातावरण को प्रदूषण फ्री कर रखने की, और एक हो गई प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषण फ्री रखने की। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट की आवश्यकता इसलिए भी है, विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता इसलिए भी है प्राकृतिक संसाधनों की कि इनका वितरण जो है, प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो इक्वल हो सके, समान हो सके, सभी लोगों को समान रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का मौका मिल सके। इसके लिए भी आवश्यक है कि उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सके, उनका प्रबंधन किया जा सके। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है, प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो 4 प्रमुख बातों का हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में ध्यान रखना चाहिए। ये 4 प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं जिनका ध्यान हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में रखना चाहिए? देखिए, नंबर 1, सबसे पहला जो बात है वो ये है कि जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करें तो उस समय हमारा जो दृष्टिकोण है वो दीर्घकालिक होना चाहिए, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक। हमारा जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारा जो व्यू होना चाहिए वो दीर्घकालिक होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? दीर्घकालिक। दीर्घकालिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं ये लंबे समय तक चले, दीर्घकाल तक चले।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक तो होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म कम समय वाले दृष्टिकोण की बात करें, तो इस दृष्टिकोण में क्या होता है, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका भरपूर दोहन किया जाए, क्योंकि हमारे जीवन काल में तो इन प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति होगी नहीं, और बाद में जब होगी तब तक हम जीवित रहेंगे नहीं। तो ये तो हुआ हमारा शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए अगर हम सोचें, हम स्वार्थी हो जाएं, तो वो तरीका हुआ। लेकिन जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण संकुचित नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, कम समय वाला नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक। मतलब हमें दूर की सोचनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, ये लंबे समय तक, पीढ़ियों तक कैसे चलें, हम किस तरह से उनका उपयोग करें कि वो लंबे से अधिक समय तक चलें और उनका लाभ हमारे पीढ़ियां उठा पाएं। ऐसा नहीं है कि हमने स्वयं ने सारा संसाधन खत्म कर दिया और बाहर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखने की जो है वो ये है कि जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात करें तो हमें अपना दृष्टिकोण दीर्घकालिक रखना होगा, लॉन्ग टर्म रखना होगा, ठीक है, ताकि जो भी संसाधन है वो कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। ठीक है। अब दूसरी बात प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि संसाधनों का जो वितरण है, संसाधनों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका जो वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों में समान होना चाहिए, लोगों में समान होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है वो सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए। इस बात का ध्यान भी हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें और बाकी लोग इनसे महरूम रह जाएं। ठीक है, केवल मुट्ठी भर या शक्तिशाली लोग, धनवान लोग यही इन संसाधनों का उपयोग कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हम तीसरी चीज की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय पर्यावरण को क्षति ना हो, एनवायरमेंट को क्षति ना हो। जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण को कुछ न कुछ क्षति जरूर होती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पर्यावरण को क्षति कम से कम मात्रा में पहुंचे। उदाहरण के लिए यदि हम माइनिंग की बात करें, खनन की बात करें, खानों से विभिन्न तरह के पदार्थ निकालने की बात करें, तो इससे भी प्रदूषण होता है। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करें तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। चौथी बात अगर हम करें तो ये है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में या इनके उपयोग में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उपयोग करने के बाद में जो अपशिष्ट बच गया है, जो वेस्ट बच गया है, अपशिष्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया है उसका भी कोई इलाज होना चाहिए। जो कचरा है ना, अपशिष्ट यानी कचरा, वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट या कचरा जो है इसका भी सुरक्षित निपटान होना चाहिए, सुरक्षित निपटान।
ठीक है। जो कचरा फैल रहा है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने से, उसका भी सुरक्षित निपटारा करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो कुल मिला के जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात करें तो हमें 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। पहली मुख्य बात तो ये है कि हमारा दृष्टिकोण दीर्घकालिक होना चाहिए, लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि पीढ़ियों तक लोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पाए। दूसरी बात, संसाधनों का जो वितरण है वो सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल शक्तिशाली लोगों के पास ही संसाधन रहें और बाकी लोगों के पास संसाधन ना रहें। ठीक। तीसरी चीज, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें तो पर्यावरण को क्षति ना हो या कम से कम। ठीक। चौथी बात, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें तो जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका भी कोई सुरक्षित निपटारा होना चाहिए, उसका भी कोई सेफ तरीका होना चाहिए ताकि वो अपशिष्ट का निपटारा किया जा सके, वेस्ट का निपटारा किया जा सके। ठीक। अब हम बात करेंगे वन्य जीव एवं वन संरक्षण के अर्थ और उसकी आवश्यकता पर। अगर हम बात करें वन के अर्थ पर, तो वन से क्या मतलब, वन से हमारा क्या तात्पर्य? वन से हमारा तात्पर्य है जैव विविधता युक्त स्थान, जैव विविधता युक्त स्थान, जैव विविधता युक्त स्थान को वन कहते हैं। ठीक है। अगर इसको अंग्रेजी में हम लिखना चाहें तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको हम कहते हैं फॉरेस्ट या वन। वन या फॉरेस्ट का क्या मतलब है? जैव विविधता युक्त स्थान, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको हम बोलते हैं वन या फॉरेस्ट। जैव विविधता का क्या मतलब हुआ? बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ? जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ ऐसा स्थान जहां पर तरह तरह के जीवों की प्रजातियां मौजूद हैं। जैव विविधता, ऐसा स्थान जहां पर तरह तरह के जीवों की, जीव में जीव जंतु भी आ गए और पेड़ पौधे भी आ गए। ठीक है। तो ऐसा स्थान जहां पर तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं वन या फॉरेस्ट। ठीक है। शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो जैव विविधता युक्त स्थान, इनको बोलते हैं हम वन या फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक है। आई बात समझ? सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि वन या फॉरेस्ट का मतलब क्या है। वन या फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल पौधे लगे हुए हैं, एक ही प्रकार के पौधे लगे हुए हैं या कुछ खास प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। वन या फॉरेस्ट का मतलब है जैव विविधता युक्त स्थान, यानी ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे मौजूद हों। ठीक है। और अगर हम बात करें वन संरक्षण की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, संरक्षण को बोलते हैं कंजर्वेशन। अगर हम बात करें वन संरक्षण की या फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का क्या मतलब हो गया? उसका मतलब केवल पेड़ों को बचाना नहीं है, बल्कि उसका मतलब है किसी जगह की जैव विविधता को बचाना, किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी को बचाना, यानी किसी जगह के
विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनको बचाना। केवल पेड़ों को बचाना नहीं, पेड़ पौधों के अलावा विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं और पौधे वगैरह हैं उन सभी को बचाना, उनकी वहां की जैव विविधता की रक्षा करना, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना, उसको हम कहते हैं वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है। अब हमारे जेल में एक सवाल उठता है। सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि वन संरक्षण की आवश्यकता क्या है? वन संरक्षण की आवश्यकता क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है? देखिए, वन संरक्षण की आवश्यकताएं कई हैं, जिनमें से हम 4-5 आवश्यकताएं आपको बता दें। देखिए, एक आवश्यकता की अगर हम बात करें कि जैव विविधता जो है वो परिस्थिति तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो है हमारा, उसके स्थायित्व के लिए आवश्यक होता है। जैव विविधता हमारे इकोसिस्टम की, हमारे पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, पारितंत्र, उसकी रक्षा के लिए जरूरी है। हमारा जो इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग एक दूसरे पर निर्भर विभिन्न तरह के जीव जंतु रहते हैं, इस इकोसिस्टम की रक्षा के लिए, के स्थायित्व के लिए जैव विविधता आवश्यक है, इसलिए वन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो वन संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है कि अगर वन समाप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के काम की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये वस्तुएं हमें कहां से प्राप्त होंगी? ठीक है। तो वन संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि हमें वनों के जो उत्पाद हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, वन उत्पाद जो हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट या वन उत्पाद जो हैं, उनकी प्राप्ति हो सके। वन उत्पादों की प्राप्ति हेतु वन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात अगर हम करें तो वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? कि देखिए, वन संरक्षण केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि हमें वनों से बहुत सी चीजें मिलती, बल्कि वन संरक्षण मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, सॉइल की जो क्वालिटी होती है, उसको बरकरार रखने के लिए भी जरूरी है। मृदा की गुणवत्ता, सॉइल या मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। बनाए रखने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी वन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है। तीसरा जो कारण अगर हम देखें, वन जो है ये भूजल स्तर जो होता है हमारा, डाउन वाटर जो होता है हमारा, जो हमारा भूमि के अंदर जो पानी होता है, जिसे हम भूजल बोलते हैं, डाउन वाटर बोलते हैं, तो भूजल स्तर को सही रखने के लिए, भूजल स्तर उचित बनाए रखने के लिए, भूजल स्तर ऊपर उठाने के लिए, भूजल स्तर को ऊपर उठाए रखने के लिए भी आवश्यक है वनों का संरक्षण हो। जिन क्षेत्रों में वन होते हैं उन क्षेत्रों में भूमि का जो जल स्तर होता है वो ऊंचा होता है। ठीक है। तो भूजल का जो स्तर है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए भी ये वन संरक्षण आवश्यक है। चौथी बात अगर हम करें तो हमने बचपन में पढ़ा होगा कि वन जहां पर होते हैं वहां वर्षा काफी होती है, वर्षा को आकर्षित करते हैं वन। तो पर्याप्त
वर्षा के लिए वन आवश्यक है। अगर वन नहीं होंगे, अगर वनों का संरक्षण नहीं किया जाए, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन नहीं किया जाए, तो ना तो हमें वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो प्राप्त हो पाएंगे, ना हमारी मिट्टी की गुणवत्ता सही रह पाएगी, ना हमारी जो भूजल का जो स्तर है, भूमि का जो जल का स्तर है वो ऊपर उठ पाएगा, और ना ही उचित मात्रा में वर्षा हो पाएगी। ठीक है, आए बात समझ? तो समझ में आया कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये 4 प्रमुख कारक। ठीक, अब हम बात करेंगे वन और वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण के उपायों पर। वन और वन्य जीव संरक्षण यानी कंजर्वेशन के उपायों पर, यानी वे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे कि वनों को और वन्य जीवों को बचाया जा सकता है। 4 मुख्य तरीके पर हम विचार करेंगे। पहला तरीका है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन। वृक्षारोपण को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, और वृक्षों का जो विनाश होता है, कटाई होती है, उसको बोलते हैं डीफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो पहला तरीका है वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन। अधिक से अधिक मात्रा में हम वृक्ष लगाएं तो वनों का हम विनाश से बचा सकते हैं। यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम वृक्षारोपण करें तो केवल एक ही तरीके के वृक्ष नहीं लगाएं, बल्कि विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वृक्षों का रोपण किया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वन संरक्षण का जो मतलब है वो केवल वृक्षों को लगाने से नहीं है। उसका मतलब है कि क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं उनमें विविधता होनी चाहिए। जैव विविधता की रक्षा करना वन संरक्षण है, केवल पेड़ लगाना वन संरक्षण नहीं। ठीक है, तो जैव विविधता की रक्षा के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, तरह तरह के, एक ही तरह के नहीं। ठीक है, किसी खास तरीके का अगर हम पेड़ लगाते हैं तो उससे वृक्षारोपण तो हो रहा है, लेकिन वो वन संरक्षण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैव विविधता खत्म हो रही है। आई बात समझ? तो जब भी हम वृक्षारोपण करें तो हमें अलग अलग प्रकार के वृक्षों का रोपण करना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज है वृक्षारोपण। दूसरा उपाय की अगर हम बात करें तो जब भी हम पेड़ों की कटाई को कहीं पर देखें तो हमें पेड़ों की कटाई को रुकवाना चाहिए। हरे पेड़ों की कटाई कहीं पर भी हो रही है तो पेड़ों की कटाई को रोक करके, पेड़ों की कटाई रोक कर, कटिंग रोक करके, जगह जगह हम देखते हैं कई बार कि हरे पेड़ों को लोग काटते रहते हैं। तो हरे पेड़ों को जब भी काटने की आपको जानकारी मिले तो आप प्रशासन को या पुलिस को सूचना देकर के पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं, और पेड़ों की कटाई को रोक करके आप वन संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है, उपाय है, वो क्या है? पेड़ों की कटाई के अलावा जो चराई होती है वनों के अंदर, चराई का मतलब है जो पशु होते हैं, बहुत से लोग अपने पशुओं, जो पालतू पशुओं को वनों के अंदर चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो भारी मात्रा में जब पशु वन के अंदर चरने लग जाते हैं तो ज्यादा चरने की वजह से वनों का नाश होता है। तो वनों की के अंदर अंधाधुंध जो चराई होती है इसको रोक करके भी हम वन संरक्षण कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, वनों में अंधाधुंध, अंधाधुंध पशुचारण, चारण को रोक कर, को रोक, रोक कर।
ठीक है। और क्या तरीका है? एक और तरीका है वन संरक्षण का, वन्य जीव संरक्षण का, कि हमने देखा है कि वन्य जीवों से बहुत तरह तरह की चीजें बनती हैं। वन्य जीवों की जो बॉडी होती है, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर जो होते हैं, वनों में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है, शरीर के विभिन्न भागों से तरह तरह की वस्तुएं बनती। तो अगर हम वन संरक्षण करना चाहते हैं, यानी जैव विविधता की रक्षा करना चाहते हैं, यानी वनों में रहने वाले पेड़ पौधों के अलावा जीव जंतुओं की भी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वन्य जीवों के शरीर से निर्मित जो चीजें हैं उनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। वन्य जीवों के शरीर से निर्मित चीजों का त्याग करके अगर हम वन्य जीवों के शरीर से निर्मित चीजों का उपयोग करना बंद कर देंगे तो कम मात्रा में वन्य जीव मारे जाएंगे या वन्य जीव मारे ही नहीं जाएंगे। ठीक। तो ये 4 मुख्य उपाय हैं जिनके माध्यम से हम लोग वनों का संरक्षण कर सकते हैं। वनों की जो जैव विविधता है उनकी हम रक्षा कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की हम रक्षा कर सकते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं कि वन और वन्य संरक्षण के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जिम्मेदार लोग कौन कौन से हैं, यानी इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। जिम्मेदार लोगों को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो हमें ये देखना है, अब हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो इस बात पे करने जा रहे हैं कि वनों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार लोग कौन कौन से। तो अगर हम बात करें वनों के संरक्षण के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जिम्मेदार लोगों की, यानी स्टेक होल्डर्स की, तो वनों और वन संरक्षण के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, वो 4 हैं। कौन कौन है? नंबर 1, वन में रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले तथा उसके चारों ओर रहने वाले, यानी इन फॉरेस्ट और अराउंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में रहने वाले, वन में रहने वाले तथा उसके चारों ओर रहने वाले स्थानीय लोग, ये पहले स्टेक होल्डर हैं, जिम्मेदार लोग हैं। ठीक है। दूसरे की बात करें, दूसरे हैं उद्योगपति, बिजनेसमैन। वो उद्योगपति जिन्हें कि अपने कारखानों के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के लिए वन उत्पादों की आवश्यकता होती है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की नीड होती है, आवश्यकता होती है। विभिन्न तरह के जो कारखाने हैं, जो वन उत्पादों की जिनको आवश्यकता होती है, जिनमें कच्चे माल के रूप में वन उत्पादों का उपयोग किया जाता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, उनसे जुड़े हुए जो उद्योगपति हैं, उनसे जुड़े हुए जो बिजनेसमैन हैं, वो दूसरे प्रकार के जिम्मेदार लोग हैं या स्टेक होल्डर हैं। तीसरे स्टेक होल्डर की बात करें तो तीसरा स्टेक होल्डर है सरकार का वन विभाग। सरकार का वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। ये तीसरा स्टेक होल्डर, इसका काम भी वनों से जुड़ा हुआ है। और चौथे अगर स्टेक होल्डर की बात करें तो वो है वन और वन्य जीव प्रेमी कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो प्रेमी कार्यकर्ता होते हैं, एक्टिविस्ट जो होते हैं, जिनको कि इनमें बहुत ज्यादा रुचि होती है वनों में और वन्य जीवों के अंदर, वो चौथे प्रकार के जिम्मेदार लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं। और इन चारों प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये इन चारों प्रकार के स्टेक होल्डर्स की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग नीड हैं, जिनके कारण कि ये वनों से जुड़े हुए हैं या वन संरक्षण से जुड़े हुए हैं।
अब इनकी आवश्यकताएं क्या हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले स्टॉक होल्डर की, पहले जिम्मेदार आदमी की। वो है वन में और उसके चारों ओर रहने वाले स्थानीय लोग। अब वन में और उसके चारों ओर रहने वाले स्थानीय लोग जो हैं, ये वनों का उपयोग किस तरह से करते हैं, किन किन चीजों के लिए ये वनों पर निर्भर हैं, सबसे पहले इस बात को देखना। देखिए, अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की जो वन में रहते हैं या वन के चारों ओर रहते हैं उनकी, तो ये कुछ खास कामों के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। जैसे नंबर 1, जो ईंधन की लकड़ी होती है, ईंधन हेतु जलाने की लकड़ी, जलाने की लकड़ी, फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए जलाने की जो लकड़ी है वो वनों से ये लोग लेते हैं। ठीक, इसी तरह से खेती के जो औजार हैं, खेती के जो औजार हैं, खेती के औजार, मछली पकड़ने और शिकार करने के औजार, मछली पकड़ने व शिकार करने के औजार, खेती के औजार और मछली और मछली पकड़ने और शिकार करने के जो औजार हैं, इनके लिए जो लकड़ी होती है उसके लिए भी ये वनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें तो पशुओं के चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए भी ये वनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने घर बनाने के लिए, झोपड़ियां बनाने के लिए जो लकड़ियां होती हैं, झोपड़ियां हैं, जो हट्स बनाते हैं ये लोग, अपने घर बनाते हैं, उनकी झोपड़ियों के लिए जो लकड़ी होती है उसके लिए भी ये वनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो तरह तरह के फल और नट्स जो होते हैं और जड़ी बूटियां जो होती हैं जो कि चिकित्सा में काम आती हैं, उनके लिए भी ये लोग वनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो किन किन आवश्यकताओं में वन काम में आते हैं इनों के, जो वनों में लोग रह रहे हैं या वन के चारों ओर लोग जो लोग रह रहे हैं वहां पर, वे ईंधन हेतु जलाने की लकड़ी के लिए वनों पर निर्भर हैं, वे खेती के औजारों के लिए, मछली पकड़ने और शिकार करने के औजारों के लिए जो लकड़ी होती है उसके लिए वनों पर निर्भर हैं। इसके अलावा पशुओं के चारे के लिए भी वो वनों पर निर्भर हैं, वनों के अंदर वो पशुओं को ले जाते हैं और वहां पे पशुओं को चराते हैं। ठीक, और झोपड़ियां जो उनके घर होते हैं, उन घरों के निर्माण के लिए जो लकड़ी है उसके लिए भी ये वनों पर निर्भर होते हैं। और इसके अलावा तरह तरह के फलों के लिए, नट्स के लिए और विभिन्न तरह की जो औषधियां हैं, विभिन्न तरह के जो प्राकृतिक आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं, उनके लिए भी ये वनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो वनों में लोग रहते हैं, वनों के चारों ओर जो लोग रहते हैं, वो वनों से बहुत सारी चीजें लेते हैं और बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण कि वो वनों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। उनका जीवन वनों पर ही निर्भर होता है। ठीक, वन और वन संरक्षण के लिए दूसरे जिम्मेदार जो लोग हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें आते हैं उद्योगपति, बिजनेसमैन।
वे उद्योगपति जिन्हें कि अपने कारखानों के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के लिए वन उत्पादों की आवश्यकता होती है। वे उद्योगपति जिन्हें अपने कारखानों के लिए वन उत्पादों की आवश्यकता होती है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है। ये जो उद्योगपति होते हैं, ये तरह तरह के उद्योग चलाते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वन उत्पाद जो हैं, उन पर ही निर्भर है। उनका जो कच्चा माल है, उनका जो रॉ मटेरियल होता है, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही होते हैं, वन उत्पाद ही होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें टिम्बर उद्योग की, टिम्बर उद्योग, टिम्बर उद्योग का मतलब होता है इमारती जो लकड़ी होती है, जो मकानों को बनाने में काम आती है। टिम्बर उद्योग जो है, टिम्बर इंडस्ट्री जो है, उसके वो किस पर डिपेंडेड है? वो भी वनों उत्पाद पर है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे है। ठीक है। अगर हम बात करें कागज उद्योग की, पेपर इंडस्ट्री की, तो ये भी वनों के ऊपर, वन उत्पादों पर आधारित है। अगर हम बात करें लाख उद्योग की, लाख भी एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जो कि वनों से हमें प्राप्त होता है, और उससे तरह तरह की चीजें बनती है। खास तौर पे महिलाओं की जो चूड़ियां होती हैं, उसमें लाख का काफी उपयोग किया जाता है। ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें तो खेल के जो सामान बनते हैं, बैट, क्रिकेट का बैट जैसे है, तरह तरह के जो खेल हैं, उनके जो विभिन्न तरह के जो उपकरण होते हैं, वो भी वन उत्पादों से बनते हैं। तरह तरह की लकड़ियां उसमें इस्तेमाल में आती हैं। तो इनसे जुड़े हुए टिम्बर उद्योग से, कागज उद्योग से, लाख उद्योग से और खेल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जो उद्योगपति जुड़े हुए हैं, वो कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये वनों का संरक्षण करें। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ये जो उद्योगपति होते हैं, ये वनों को, फॉरेस्ट को केवल रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कच्चे माल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका वनों के विकास से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए रहते हैं। और अगर ये वृक्षारोपण करते भी हैं तो सिर्फ किसी खास पेड़ का, जो कि इनकी इंडस्ट्री में काम आता है, उसी पेड़ का वृक्षारोपण करते हैं। और हमने आपको बताया था कि वृक्षारोपण करना मात्र वन संरक्षण नहीं होता है। वन संरक्षण का मतलब होता है किसी स्थान की जैव विविधता की रक्षा करना, किसी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की रक्षा करना, वो कहलाता है वन संरक्षण। तो उद्योगपति अगर एक ही प्रकार की पौधे लगा रहे हैं अपने उद्योग के कच्चे माल के लिए, अपनी इंडस्ट्री के कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, तो उसे हम वन संरक्षण नहीं कह सकते। और हमने देखा है कि उद्योगपति जो होते हैं आमतौर पर जो वन संरक्षण के प्रति उदासीन होते हैं और इन्हें, वनों को सिर्फ रॉ मटेरियल की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। वन और वन संरक्षण के तीसरे दावेदार जो हैं, तीसरे जिम्मेदार जो लोग हैं, तीसरे स्टेक होल्डर जो हैं, उसके अंदर आता है सरकार का वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का जो वन विभाग है, देखो भारत में आज़ादी से पहले जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने वन विभाग का गठन किया था। अंग्रेजों से पहले किसी प्रकार का कोई वन विभाग नहीं था। अंग्रेजों ने वन विभाग का गठन किया और वन विभाग का जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य तो वनों का संरक्षण था, लेकिन छुपा हुआ जो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था राजस्व प्राप्त करना, रेवेन्यू प्राप्त करना। तो वन विभाग का सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपल के रूप में जो काम था वो तो था वनों का संरक्षण करना, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना। लेकिन वास्तव में वन विभाग ने जो कार्यशैली अपनाई आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, वो कार्यशैली कुछ इस तरह की थी कि उससे वन संरक्षण नहीं हो पाया। उस कार्यशैली में क्या क्या कमियां थी? एक बात तो ये थी कि जो वन विभाग था, इसने क्या किया, जब जैसे ही वन विभाग का गठन हुआ
तो वन विभाग ने वनों में रहने वाले और वनों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, लोकल पीपल जो थे, स्थानीय लोगों को दूर रखा वनों के मैनेजमेंट से, वनों के प्रबंधन से। स्थानीय लोगों को वनों के प्रबंधन से दूर रखा, से दूर रखा। लोकल पीपल जो भी थे, स्थानीय लोग जो भी थे, उन सबको फॉरेस्ट के मैनेजमेंट से दूर रखा। और इससे क्या हुआ कि हमने बताया था कि जो स्थानीय लोग होते हैं ये सदियों से जंगलों में रहते हुए आए हैं, इनमें जंगलों की बहुत अच्छी समझ होती है और जंगलों को इन्होंने कभी हानि भी नहीं पहुंचाई है। ये पेड़ों को काटते भी नहीं है, ये सिर्फ उनकी टहनियों को काटते हैं। इनका ज्ञान बहुत अच्छा है वनों के बारे में, वृक्षारोपण को भी ये बढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो जैव विविधता होती है वनों की, उसको भी बनाए रखने में सहयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही वन विभाग बना तो वन विभाग जो था गवर्नमेंट का, उसने क्या किया, स्थानीय लोगों को वनों के प्रबंधन से दूर कर दिया। ठीक है, इससे जो उनका जो ज्ञान था स्थानीय लोगों का, वो ज्ञान जो है वन प्रबंधन में काम नहीं आ पाया। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या पड़ा सरकार के वन विभाग का? देखिए, सरकार का जब वन विभाग हुआ तो वन विभाग का मूल उद्देश्य जो था वो था राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति के लोभ में, राजस्व प्राप्ति के लालच में, लोभ में जो वन विभाग था उसने क्या किया, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर वनों को नष्ट किया। पहले वनों को नष्ट किया मतलब वनों की जैव विविधता को नष्ट किया, पेड़ पौधे काट डाले, लोभ में बड़ी मात्रा में वनों की कटाई की अनुमति दी, वनों की कटाई करवाई। ठीक है, राजस्व के लोभ में वन विभाग ने क्या किया, बड़ी मात्रा में वनों की कटाई करवाई। और उसके बाद में जो वृक्षारोपण किया गया, उस वृक्षारोपण में किसी खास प्रकार के वृक्षों को ही रखा गया। यानी खास प्रकार का मतलब है मुख्यतया जो वृक्ष इसमें शामिल किए गए वो था पाइन का, चीड़ जिसको हम बोलते हैं, चीड़ का जो वृक्ष था, चीड़। एक होता है टीक जिससे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। तो चीड़ और टीक जैसे जो वृक्ष थे, इन वृक्षों का ही वृक्षारोपण किया गया भारी मात्रा में। इससे क्या हुआ, जो जहां पर जैव विविधता पाई जाती थी जिस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर सिर्फ चीड़ और टीक के ही पेड़ नजर आने लगे और वहां की जैव विविधता नष्ट हो गई। ठीक है, ये भी सरकार का जो वन विभाग था उसके कारण हुआ, जबकि इसका काम क्या था, इसका काम था वनों का संरक्षण करना। इसके राजस्व लोभ के कारण लेकिन क्या हुआ, वनों का विनाश हुआ। विनाश दो तरीके से हुआ, पहला तो वनों की कटाई करवाई, इसने अनुमति दी अंधाधुंध कटाई की, और दूसरा वृक्षारोपण भी किया गया तो उसमें जैव विविधता का ध्यान नहीं रखा गया और वनों की जैव विविधता समाप्त हुई। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा स्थानीय लोग जो थे उनको भी बहुत सारे प्रोडक्ट वन विभाग के कारण नहीं मिल पाए। हमने देखा था कि स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग जो होते हैं उनको वो पशुओं के चारे के लिए, औषधियों के लिए, फलों के लिए, किस पे, वनों पे निर्भर होते हैं। जब से वन विभाग आया तो वन विभाग ने क्या किया कि स्थानीय लोगों को वनों से दूर कर दिया। उनको ना तो जलाने की लकड़ी लेने की अनुमति दी गई, ना पशुओं के चारे की अनुमति दी गई,
ना औषधियों के लिए अनुमति दी गई, ना फलों के लिए, पूरी तरह से उनको अलग रखा गया। इससे क्या हुआ, स्थानीय लोगों को भी काफी घाटा हुआ। ठीक है। सरकार का जो वन विभाग था, इसका मुख्य उद्देश्य जो रहा वो राजस्व रहा, जबकि मुख्य उद्देश्य होना क्या चाहिए, होना चाहिए वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी स्थान विशेष की जो जैव विविधता है, किसी जगह की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जो है, उसको बनाए रखना। ठीक। तो ये तो बात हुई सरकार के वन विभाग की। अब हम बात करेंगे चौथे प्रकार का जो स्टेक होल्डर है उस वन और वन संरक्षण से जुड़े हुए जो चौथे स्टेक होल्डर हैं, दावेदार लोग हैं जो कि वनों पर दावा करते हैं, उसमें आते हैं वन और वन्यजीव प्रेमी कार्यकर्ता, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। ये स्वयं सेवक होते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संघर्ष करते हैं। इनका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं होता है, इनकी वनों में और वन्य जीवों के संरक्षण के अंदर गहरी रुचि होती है। प्रारंभ के समय में जब शुरुआती दौर था, उस समय ये देखा गया था कि ये जो भी एक्टिविस्ट थे, जो वनों और वन्य जीवों से संबंधित थे, इनकी मुख्य जो इंटरेस्ट था, रुचि जो थी, वो कुछ खास जानवरों में थी, जैसे चीता हुआ, बाघ जिसको बोलते हैं हम, हाथी हुआ, गेंडा हुआ, इस तरह के जीवों में थी। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आया कि केवल कुछ जीवों तक अपने जो आंदोलन है उसको सीमित नहीं रखना चाहिए, और वन संरक्षण का मतलब जो होता है वो होता है किसी क्षेत्र की पूरी जो क्षेत्र जो है, पूरा जो क्षेत्र है, उसकी जैव विविधता की रक्षा करना, उसकी बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की रक्षा से मतलब है कि उस स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करना। किसी खास जीव जंतु की या किसी खास पेड़ पौधे की रक्षा करने मात्र से वन संरक्षण का जो उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो वर्तमान में जो वन और वन्य जीव प्रेमी जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, ये पूरे संपूर्ण वनों की जैव विविधता की रक्षा के लिए लगातार आंदोलन करते रहते हैं। इनका निजी स्वार्थ नहीं होता, इनका इंटरेस्ट होता है, और ये लोग चाहते हैं कि देश के अंदर और विश्व के अंदर वनों और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए।